Okay, good morning, students. Welcome to Learners Academy. So the next topic in the chapter is minors and cofactors. ठीक है, कहने के लिए एक डिफरेंट टॉपिक लग रहा है, अभी डेफिनेशन भी लग रही है, आपको लग रहा है कि ये कोई नई चीज है, बट एक्चुअली जब अभी मैं बताऊंगा, मतलब एक कुछ भी नहीं है, एक पर्दा लगा हुआ है, वो पर्दा हटाएंगे ना, अब पता चलेगा इसको तो मैं जानता हूँ। तो एक्चुअली यू नो देम व्हाट आर माइनस एंड व्हाट आर कोफैक्टर, बट आपको पता नहीं कि अच्छा ये कहते हैं ना कई बार यार मैं शक्ल से जानता हूँ, उसको ये नाम है, ये मुझे पता नहीं था कि अच्छा ये वो है। ठीक है, वो उतना ही फर्क है बस, और कुछ भी नहीं है। इजीएस्ट टॉपिक आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी इजी था, निकला है तो, है ना। बट ये इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इंपॉर्टेंट नहीं था, ये इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज इट विल हेल्प यू टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स माइनस एंड कोफैक्टर्स। हमने मैट्रिक्स चैप्टर में डिस्कस किया था कि हम इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स दो तरीके से निकालते हैं, एक डिटरमिनेंट तरीका और एक ये वाला तरीका। तो डिटरमिनेंट तरीके में हमको माइनस एंड कोफैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। ओके, सो हेडिंग नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, माइनस एंड कोफैक्टर्स कर ली। चलिए, तो आई एम स्टार्टिंग बाय टेकिंग एन एग्जांपल। एक एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूं, जो मैं पूछता जाऊं बताना। लेट अस से डेल्टा इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डेल्टा मींस यू नो व्हाट इज मेंट बाय डेल्टा यार, डिटरमिनेंट। ओके, डेल्टा इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्ड डिटरमिनेंट। ओके, तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे बोलो खुशी? एक्सपेंडिंग अलोंग रो वन। कैसे निकालोगे इसका डिटरमिनेंट बोलो? रो वन से एक्सपेंडिंग अलोंग रो वन, हाउ विल यू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, या हाउ विल यू फाइंड दिस डिटरमिनेंट बोलो? रो वन से करके बताओ, रो वन से करके बताओ क्या क्या करना पड़ेगा, व्हाट इज द प्रोसीजर? वन लिखेंगे, वन को साइन भी देना होगा, है ना। तो वन की पोजीशन क्या है? इवन। तो 1 into 1, राइट। ओके, फिर अंदर आएंगे, आगे बोलो। ये गया 5 into 9 माइनस 8 into 6। यस, 5 into 9 माइनस 8 into 6। ओके, फिर प्लस लगाऊंगा, है ना। अब टू को पोजीशन 2 into -1 या फिर -1 into 2। लेटर से पहला नंबर तो पोजीशन का है और दूसरा नंबर जो ये नंबर रखे मैं वो है। अच्छा, एक काम करो, चलो उल्टा कर दो। पहला नंबर तो ये जो नंबर रखे हुए 1 2 3, और दूसरा नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो पोजीशन का है, ठीक है ना। ऐसा करने का पर्पस भी पता चल जाएगा। ओके, अंदर बोलो। 4 into 9, यस, -7 into 6, ये 6 into 7। ओके, प्लस द नेक्स्ट नंबर इज 3 और इसकी पोजीशन है इवन, सो 3 into 1, 4 into 8 -7 into 5। ठीक है, ऐसे निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। इन नंबर्स में अगर मैं केवल इतना सा पोर्शन ले लूं, केवल इतना सा पोर्शन ले लूं और केवल इतना सा पोर्शन ले लूं, तो इनकी जो वैल्यू आएगी, जो आंसर आएगा 5 into 9 माइनस 8 into 6 करके जो आंसर आएगा, दैट विल बी द माइनर ऑफ द एलिमेंट 1। इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी द माइनर ऑफ एलिमेंट 2 एंड दैट विल बी द माइनर ऑफ एलिमेंट। अब जब अपन डिटरमिनेंट निकालते हैं तब एक्चुअली अपन रो वन को एक्सपैंड कर रहे हैं तो तीन ही एलिमेंट के साथ ये करते हैं, बाकी जो 6 एलिमेंट बच गए उसके साथ ऐसा नहीं करते हैं। बट माइनर एक्चुअली किसी भी एलिमेंट का निकल सकता है। यहाँ पे मैंने 3 एलिमेंट का माइनर निकाला है, 1 का, 2 का एंड 3 का। इसका माइनर क्या होगा? ये जो नंबर रखा हुआ है अंदर, इसकी वैल्यू ही इस 1 का माइनर है, इसकी वैल्यू ही इस 2 का माइनर है, इसकी वैल्यू इस 3 का माइनर। इजी? हाँ, नहीं, -1 इसको भूल जाओ, केवल स्ट्रिक्ट रहो, जो मैं बात कर रहा हूं उस पर फोकस करो। इन नंबर्स को एक बार भूल जाओ। 5 into 9 माइनस 8 into 6 की जो आंसर आएगा, हाँ अच्छा आंसर बता रहे हो आप, 45 माइनस 40, यस, जो भी आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो इस 1 का माइनर है। आप इसको ऐसे डिनोट कराओगे, एम फॉर माइनर, और 1 की पोजीशन क्या है? 1 1। तो M11 इक्वल टू दिस वैल्यू करो, 5 9 जा 45, 8 6 जा 48, 45 माइनस 48 -3, M11 -3 हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे कह सकते हो कि 1 का माइनर, 1 का भी माइनर कह सकते हैं, या सिंपली M11 भी कह सकते हैं, क्योंकि 1 की पोजीशन 1 1 ही तो है। चलो 2 की पोजीशन बोलो 1 2, तो M12 की वैल्यू 4 9 जा 36, 7 6 जा 42, 36 माइनस 42 इज -6। ओके, अब मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि ये तो 2 का माइनर है,
या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि M12 है, क्योंकि 2 की पोजीशन क्या है M12। और तीसरी चीज 3 का माइनर, तो 3 की पोजीशन M13, क्या आएगा 8 4 जा 32 माइनस, यानी कि -3। इस तरीके से अभी तो मैंने 3 माइनर निकाले हैं, इस 3 पोजीशन के माइनर निकाले हैं। आप चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं नौवीं इनके भी माइनस निकाल सकते हैं। इज दिस क्लियर? इजी, वेरी इजी, वेरी इजी। इसी में बता दूं कोफैक्टर क्या है, इसी में बता दूं। ये जो 1 - 1 लगे हुए हैं, ये जो 1 - 1 लगे हुए हैं बेटा, बॉटल, ये जो 1 - 1 लगे हुए हैं, माइनर के अंदर हम लोग केवल इस चीज को कंसीडर कर रहे थे। अब थोड़ी सी चीज को आगे तक ले जाओ, इतनी चीज कंसीडर कर लो तो कोफैक्टर है। बस उसका इवन और ऑड के हिसाब से जो पोजीशन के हिसाब से अपन साइन देते थे, वो साइन नहीं दोगे तब तक वो माइनर रहेगा। साइन देने के बाद वो क्या बन जाएगा, को फैक्टर बन जाएगा। दैट मीन इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये को फैक्टर बन गया। को फैक्टर को, जैसे माइनर को एम से डिनोट कराते हैं, तो को फैक्टर को या तो सी या फिर ए, सी या फिर ए से डिनोट कराते हैं, कैपिटल ए, सी या फिर कैपिटल ए। तो लेटर से सी से डिनोट करा के देखते हैं कि एक बार, तो C11 तो सेम ही आएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही -3 आएगा। ठीक है, C12 बोलो, C12, तो अब यहां तक आएगा कोफैक्टर पूरा। ठीक है, तो -6 इंटू -1 इज 6, एंड C13 ये सेम ही आएगा, ये सेम ही आएगा ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि इवन पोजीशन के लिए तो माइनर एंड कोफैक्टर सेम रहते हैं। यस, इवन पोजीशन के लिए तो माइनर एंड कोफैक्टर सेम रहते हैं। जैसे इवन पोजीशन कौन कौन सी थी, M11 M13, तो इसके लिए माइनर कोफैक्टर सेम है, देखो -3 -3 -3 -3। ऑड पोजीशन के लिए माइनर एंड कोफैक्टर एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। यस और नो, एक दूसरे के नेगेटिव। माइनर इज द नेगेटिव ऑफ कोफैक्टर, कोफैक्टर इज द नेगेटिव ऑफ माइनर। ठीक है ना, क्लियर है, छोटी सी बात है। ठीक है, तो इस जिस तरीके से हर एक पोजीशन का माइनर निकाल सकते हैं, उसी तरीके से हर एक पोजीशन का क्या निकाल सकते हैं, कोफैक्टर निकाल सकते हैं। अब डिटरमिनेंट की डेफिनेशन अगर कोई पूछे, अब डिटरमिनेंट की डेफिनेशन अगर कोई पूछे, तो जो पहले डेफिनेशन दी थी उससे भी सरल डेफिनेशन क्या बनी, उससे भी सरल डेफिनेशन क्या बनी। अब आप डिटरमिनेंट कैसे निकाल रहे हो, ये यहां तक तो कोफैक्टर है। देखो यहाँ पे ध्यान दो, कहां पे उलझे हुए हो, कुछ चीज में उलझे हुए हो तो पहले वो चीज करो, अदरवाइज यहाँ पे ध्यान। यहां तक कोफैक्टर है, यहां तक कोफैक्टर है, यहां तक कोफैक्टर है। तो नाउ आई एम अगेन डिफाइनिंग द डिटरमिनेंट, जो पहले क्लास में डिफाइन किया उसको फिर से डिफाइन कर रहा हूं। किसी भी एक रो या किसी भी एक और कॉलम के सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालो, ये कोफैक्टर ही तो है, और कोफैक्टर को रेस्पेक्टिव एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके सम कर दो, दैट इज डिटरमिनेंट। दैट इज डिटरमिनेंट भाई, यहां तक कोफैक्टर है, और कोफैक्टर को 1 से 1 रेस्पेक्टिव एलिमेंट है इस पोजीशन का, 2 इस पोजीशन का रेस्पेक्टिव एलिमेंट है 3। तो किसी भी पर्टिकुलर एक रो या पर्टिकुलर एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकाल के उन कोफैक्टर्स को उनके रेस्पेक्टिव एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके और समेशन कर दें, सम कर दें, तो वही डिटरमिनेंट होता है। यस और नो, क्लियर है? तो बस यही काम करना है पूरी एक्सरसाइज में। इतना सा जो 10 मिनट का बताया है ना, पूरी एक्सरसाइज में यही चीज है। ओके, चलो कुछ लिख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो हेडिंग तो डाल लिया आप लोगों ने, माइनस एंड कोफैक्टर्स, बोलो हेडिंग डाली तनिष, माइनस एंड कोफैक्टर्स। चलिए, तो डेफिनेशन वाइज इसको लिखते हैं हम लोग। तो बेस्ड ऑन दिस हम सीखेंगे एडजॉइंट एंड इनवर्स। आ जाओ, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब हेडिंग डालो, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स में भी माइनर, माइनर एंड कोफैक्टर्स में भी सब हेडिंग डालो माइनर। द माइनर ऑफ एन एलिमेंट, देखो डेफिनेशन जो अभी इसमें लिखी हुई है ना, वो जस्टिफाई करेगी जो हमने अभी बात कही। द माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, किसी भी डिटरमिनेंट का ए आई जे नाम का कोई एलिमेंट है, ए आई जे पोजिशन एक्चुअली, राइट, उस पोजीशन का जो माइनर निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो एक डिटरमिनेंट निकलेगा। वो एक डिटरमिनेंट निकलेगा जो कि कहां से मिलेगा, हाइडिंग कर दो या डिलीट कर दो द ith रो एंड jth कॉलम। दैट मीन्स उसको भूल के जो हमको 2 by 2 का डिटरमिनेंट मिल रहा है वही तो आंसर था। बताओ, बोलो,
भाई ये डिटरमिनेंट था 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9। तो मैंने कहा कि 1 का माइनर बताओ, तो आपने क्या किया 1 का माइनर निकालने के लिए, ith रो मैंने फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट किया, और 2/2 का जो डिटरमिनेंट मिला वो डिटरमिनेंट ही तो माइनर है, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू तो माइनर है, तो वही चीज लिखी हुई है, दैट इज ऑब्टेन्ड बाय हाइडिंग डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट। ये तो हो गई सिंपल सी माइनर की डेफिनेशन। माइनर की डेफिनेशन ओवर। अब कोफैक्टर क्या है, माइनर को बस उसका इवन ऑर्डर पोजीशन के हिसाब से साइन दे दो तो वो कोफैक्टर बन जाएगा। बोलो करेक्ट है? तो कोफैक्टर की डेफिनेशन लिखो। अच्छा इसके बारे में पहले थोड़ा सा और लिख देते हैं कि इसको डिनोट कैसे करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एम आई जे। एम आई जे, आई जे इज द पोजिशन और एम फॉर माइनर। इट इज डिनोटेड बाय एम आई जे, जैसे M12 M11 M31 लाइक दिस। आई जे इसकी पोजीशन है ना, एम आई जे, इट इज डिनोटेड बाय एम आई जे। ठीक है, अब सुनो, जब 3/3 की मैट्रिक्स थी तो माइनर 2/2 का डिटर्मिनेंट था, ith रो jth कॉलम को मिटाया तो 2/2 का डिटर्मिनेंट मिला। तो इन केस अगर 2/2 की मैट्रिक्स हो, ये डिटर्मिनेंट हो, तो 1/1 का डिटर्मिनेंट माइनर होगा। सिमिलरली अगर 4/4 की डिटर्मिनेंट हो, अभी तक हमने सीखे नहीं वो सारी चीजें, बट लेट अस से कि 4/4 का हो, तो उसकी ith रो एंड jth कॉलम डिलीट करेंगे तो 3/3 का जो डिटर्मिनेंट मिलेगा वो माइनर होगा, उसके लिए वो उस एलिमेंट का क्या होगा, माइनर होगा। समझ में आ रही है बात? तो कहने के मतलब ये है कि अगर ऑर्डर जो n है, अगर n ऑर्डर है, ठीक है ना, वहां पे अपन ने मिनिमम वैल्यू n की ग्रेटर देन 2 मान ली। क्यों? क्योंकि अगर 2 से छोटी वैल्यू ले लें, लेट अस से 1 ले लें, तो ऑर्डर 1 का डिटरमिनेंट ही ऑलरेडी ऑर्डर 1 का है, तो उसमें उसको हटाएंगे उसको हटाएंगे तो कुछ बचा ही नहीं माइनर देने के लिए। तो इसलिए मिनिमम वैल्यू क्या ले ली, n की 2 बाई 2 तो लेना कम से कम। तो उसका जो माइनर निकलेगा वो एक डिटरमिनेंट निकलेगा जिसका ऑर्डर इससे एक कम होगा, n-1। जैसे 3 का डिटरमिनेंट है ऑर्डर 3 का, तो माइनर ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट हो जाएगा, 2 का है तो 1 का हो जाएगा, और 2 से कम लेना नहीं है, 2 से कम लेना नहीं है, मिनिमम 2 लेना है। लिखो ये बात भी, लिख ली, नोट डाल के लिख लो चाहे से द माइनस। अब ये छोटी मोटी बातें जो होती है ना, अभी ऐसा लगती है कि हाँ ये तो पढ़ लिया ना, इसको क्या समझे फिर से, बट इनको नोट डाल के लिखना होता है एक्चुअली। बताए क्यों? क्योंकि यही आधा एक नंबर काटती हैं, ले जाती हैं, ट्रू फॉल्स में आ जाती हैं, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाती हैं, राइट? नोट्स का मतलब क्या होता है, यही तो होता है, पूरे चैप्टर में से की पॉइंट्स को, की फीचर्स को हमने छांट के। हो सकता है कई बार आप यहाँ पे जो नोट्स लिख रहे हैं ना बेटा, जैसे ये चीज लिख रहे हैं, ये हो सकता है कि लाइन आपकी बुक में हो भी ना, बट टीचर ने अपने एक्सपीरियंस से लिख के भाई आ सकता है क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। चलें कोफैक्टर पे। कोफैक्टर वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया कोफैक्टर क्या होता है। अब ये जो माइनर मिला है, इस माइनर को उसके पोजीशन के हिसाब से साइन दे दो, प्लस या माइनस। द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट aij of a determinant is the product of its respective minor and -1 to the power I plus j। सिंपल सी डेफिनेशन। The cofactor of an element aij of a determinant, it is actually a product। कोफैक्टर क्या होता है, एक प्रोडक्ट होता है, किस किस का, उस माइनर का जो भी निकाला है अपन ने, और उसके साइन का। तो साइन डिसाइड करने के लिए क्या तरीका सोचा था अपन ने, -1 की पावर आई प्लस जे। आई प्लस जे मतलब पोजीशन, जैसे 1 + 1 क्या होता है 2, तो इवन पोजीशन हो जाएगी। जैसे 1 3 है तो 1 + 3 क्या हो जाएगा 4, 4 अगेन इवन पोजीशन। लेट अस से 1 2 है तो 1 + 2 3,
तो ऑड पोजीशन हो जाएगी तो -1 की पावर 3 क्या -1 ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देसी भाषा में तो अपन ये समझ रहे हैं कि इवन पोजीशन पे 1 से मल्टीप्लाई करना है, ऑड पोजीशन पे सॉरी इवन पोजीशन पे हाँ 1 से, एंड ऑड पोजीशन में -1 से मल्टीप्लाई करना है। बट उसको मैथमेटिकली या कॉन्सेप्चुअली लिखेंगे कैसे, थोड़ी लिख आएंगे कि इवन पोजीशन को 1 से करो, तो उसको कॉन्सेप्चुअली या मैथमेटिक्स के टर्म्स में उसको कैसे लिखेंगे कि उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये नंबर क्या है, ये नंबर आपको पोजीशन देगा, वैल्यू देगा नेगेटिव या पॉजिटिव एज पर द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट। ओके समझ आया। और इसको इसी के माइनर से गुणा कर दें तो वी विल गेट व्हाट, कोफैक्टर। और इसको डिनोट किससे करेंगे अपन, ए आई जे और सी आई जे। ओके याद रहे यहाँ पे कैपिटल ए है, कल को स्मॉल मत लिख देना, स्मॉल लिख दिया तो स्मॉल तो वही एलिमेंट ही है। स्मॉल aij is the representative of the element of a matrix and capital Aij is the representative of the cofactor of an element of a determinant, right? कोफैक्टर एंड माइनर्स बेटा मैट्रिक्स के नहीं होते हैं, किसके होते हैं, डिटर्मिनेंट्स के होते हैं। किसके होते हैं, डिटर्मिनेंट्स के। और दूसरा, अगर आप ए कैपिटल ए से कंफ्यूज हो रहे हो तो यू कैन ऑल्सो राइट कैपिटल सी, बट द आयरनी इज दैट कि चैप्टर में उन्होंने हर जगह कैपिटल ए डाल रखा है, पता नहीं क्यों। जब अलग से कोफैक्टर के लिए सी लेटर है तो सी आई जे क्यों नहीं डाला, इवन आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, बट अब जो उन्होंने दे रखा है तो अपन भी लिख देते हैं। हालांकि गलत तो नहीं होगा, सी आई जे लिखेंगे, बट क्या होगा फिर आप कभी एग्जाम्पल्स पढ़ोगे ना, तो एग्जाम्पल्स में आपको ए आई जे तो वो फिर फ्लो ए आई जे का बन जाता है। ओके सो ये लिख दो, ए आई जे इक्वल टू एम आई जे, मतलब द माइनर इनटू इट्स पोजीशन। ए आई जे इक्वल टू एम आई जे इंटू इट्स पोजिशन, दैट मीन्स पोजिशन क्या हो जाएगी, -1 की पावर आई प्लस 3। एक चीज समझ में नहीं आई, चलो यहां तक लिख लिया आपने, ठीक है। अभी जो सिंपल टर्म्स में इसमें थोड़ी सी गलती लग रही है, पढ़ते हैं पहले एक बार इसको। चलो यहां तक लिख लिया सबने। अब सिंपल टर्म्स में वही बात कह रहा है जो अभी मैंने आपसे कही कि फॉर इवन पोजीशन क्या हो जाता है, कोफैक्टर एंड माइनर बराबर हो जाते हैं, और फॉर ऑड पोजीशन क्या हो जाता है, कोफैक्टर एंड माइनर एक दूसरे के नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये चीज इन्होंने लिखी है कि ए आई जे इक्वल टू एम आई जे हो जाएगा, एंड कोफैक्टर विल बी इक्वल टू माइनर व्हेन आई प्लस ए इज इवन, दैट मींस इवन पोजीशन, एंड ए आई जे विल बी द नेगेटिव ऑफ माइनर, या फिर यूं कह दूं माइनर विल बी द नेगेटिव ऑफ ए आई जे कोफैक्टर व्हेन द पोजीशन इज ऑड। बट इसके आगे ये जो एक लाइन लिखी हुई है इसको एक बार मत लिखो, ये कहता है दैट इज ए आई जे इज ए डायगोनल एलिमेंट। तो ए आई प्लस ए इवन पोजीशन पे ही डायगोनल एलिमेंट थोड़ी ना होता है। आप अगर ये लाइन लिखना चाहते हो, देखो इसमें स्टार मार्क डला हुआ है, तो स्टार मार्क का मीनिंग लिख देना कहीं, भाई इस केस के लिए डायगोनल ये दोनों माने गए, यही पोजीशंस होती हैं इवन, होती है ना यही पोजीशंस इवन, और ऑड पोजीशंस ये होती हैं, स्क्वायर बनाती है जो, राइट। तो केवल इस केस के लिए डायगोनल एलिमेंट जो हम एक ही मान रहे थे ना, वो इस केस के लिए दोनों मान लेना, फिर तो आप ये बात लिख सकते हो, तभी वो स्टार मार्क लगा हुआ है, तभी वो क्या लगा हुआ है, एक स्टार मार्क लगा हुआ है। इज दिस क्लियर, चलो लिख लो। और चाहो तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज, तो इस लाइन को लिखो ही मत, आप वैसे भी समझ चुके हो क्या बात वो कहना चाह रहा है। इवन पोजीशन के लिए दोनों बराबर हैं, ऑड पोजीशन के लिए एक दूसरे के नेगेटिव्स हैं। हो गया यहां तक, चलते हैं आगे। सो वी कैन से दैट, देखो कंक्लूजन आ रहा है, सो वी कैन से दैट, अब डिटरमिनेंट की डेफिनेशन को एक बार फिर से दोहराया गया। डिटरमिनेंट हम पहले निकाल चुके थे, बट एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं निकाला था, ठीक है। सो वी कैन से दैट डिटरमिनेंट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और ए कॉलम भी हो सकता है, विद देयर रेस्पेक्टिव कोफैक्टर्स। वही मैंने बात की, सब कुछ सीखने के बाद
एक्चुअली बात तो आपके माइंड में आ जानी चाहिए कि सर फिर एक्चुअली हम डिटरमिनेंट निकालने के लिए एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से तो मल्टीप्लाई कर रहे थे और फिर सम कर रहे थे। ठीक है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट, इसको भी नोट डाल के लिखो, ये ट्रू फॉल्स में बात लिखी हुई आ सकती है कि डिटरमिनेंट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और ए कॉलम, किसी भी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स का उन्हीं के रेस्पेक्टिव कोफैक्टर से प्रोडक्ट करके उसका सम कर दें तो ही तो डिटरमिनेंट मिल जाएगा हमको। हो गया। फॉर एग्जाम्पल इन डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर थ्री में अगर मैं कहूं कि मुझे डिटरमिनेंट निकालना है तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, चेक करो, वेरी इजी, एलिमेंट इनटू इट्स कोफैक्टर, एलिमेंट इनटू इट्स कोफैक्टर, एलिमेंट इनटू इट्स कोफैक्टर और फिर उसका समेशन। ये डिटरमिनेंट की वैल्यू हो गई। एक्चुअली न्यू डेफिनेशन क्रिएट कर ली हमने डिटरमिनेंट की। अब मैंने फॉर एग्जाम्पल इसलिए लिखा है क्योंकि जरूरी नहीं है कि यही डेफिनेशन हो। कल को कोई सेकंड रो को करे तो A21 A21 A22 A2, कल को कोई थर्ड रो को करे या कोई कल को कोई फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल मतलब एक तरीका ये हो सकता है ऑर्डर थ्री के डिटरमिनेंट निकालने का, बट यही तरीका है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओके, लिख लिया। सो हमको ये न्यू डेफिनेशन मिल गई और ये ऐसे कैसे डेफिनेशन ट्रू फॉल्स में रखी हुई कई बार एग्जाम में देखने को मिली है कि डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू दिस। अब बच्चा कहता है कि सर ऐसी कोई डेफिनेशन पढ़ाई नहीं, डिटरमिनेंट तो पता नहीं क्या क्या पढ़ाया था। अब देखो पहले के हिसाब से अगर अपन डिटरमिनेंट देखेंगे ना एक्सरसाइज वन के हिसाब से, तो एक बड़ा सारा फॉर्मूला लिखा था समेशन ऑफ दिस दिस दिस, याद है? तो बच्चा वो याद करके रट के जाता है और ट्रू फॉल्स में ये चीज आ जाती है। तो एक्चुअली हर चीज समझ के जानी है, रट के कुछ नहीं, है ना? ठीक है, यहां तक हो गया। चलो अगला नोट पढ़ते हैं। If the elements of a row or a column are multiplied by their respective cofactors of another row or column, then the value of the determinant thus obtained is always equal to zero. Very important note, very important note. नोट करो, ये जो नोट है ये आगे के कुछ थ्योरम्स प्रूव करने में हमारी हेल्प करने वाला है। आगे कुछ थ्योरम्स भी हैं इस चैप्टर में जो हमको प्रूव करने के लिए दो दो तीन तीन नंबर की आती हैं एग्जाम में, या कुछ और भी चीजें बनाई जा सकती हैं। तो ये जो नोट है इट विल हेल्प यू टू प्रूव दोस्त। तो एक बार लिख लो, चलो एक बार लिख लो जैसा जैसा आपको दिखाई दे रहा है, फिर समझाते हैं। क्योंकि लिखने से भी आधी चीज समझ में आ जाती है, तो आधी वैसे आ जाएगी, आधी मैं समझाता हूँ। लिखो एक बार समझ समझ के, फिर एक एग्जाम्पल भी दे देंगे इसका, कोई बात नहीं है। लिख लिया क्या? ऑलवेज इक्वल टू जीरो लिखो, फिर मैं सीधे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ और फिर इस नोट को समझाता हूँ क्या लिखा हुआ है। हो गया, कुछ बात करते हैं अपन, है ना, जनरल डिस्कशन। एंड दोनों लोग रात को जल्दी सोना शुरू कर दो। दोनों की आंखें ऐसे भरी हुई है जिससे अभी बस 5 मिनट में अगर साइलेंट हो जाऊं तो दोनों सो जाएंगे, राइट?
तो इस ये दिस इज द इफेक्ट ऑफ नॉट गेटिंग टू बेड अर्ली इन द नाइट। तो 11 बजे सो रहे हो और आपको लग रहा है कि नींद नहीं हो रही, तो 10 बजे सो, और तो क्या होगा। वो तो क्या कर सकते हैं भाई, आधा एक घंटा कवर करो, ठीक है। एंड खुशी, आप कितने बजे उठ जाते हो? 4 बजे। सोते कितने बजे हो? तो फिर आपकी नींद नहीं हो रही है ना। फॉर ए टीनेजर बॉय और गर्ल एटलीस्ट 7 आवर्स की नींद जरूरी है। फॉर एन एडल्ट 6 आवर्स हो जाता है। अभी आप टीन एज क्रॉस कर लोगे, 21 22 हो जाओगे, तब 6 घंटे की काफी रहेगी। बट फॉर, क्योंकि क्या होता है, टीनेज बच्चों का माइंड भी डेवलप अभी होना बाकी होता है, पूरा डेवलप हुआ नहीं है। तो अगर नींद नहीं दोगे तो डेवलप नहीं हो पाएगा। बादाम वादाम खाओ और अच्छी नींद लो, ठीक है। ओके, लेट्स सी, वी वर टॉकिंग अबाउट दिस नोट। देखो एक चीज सुनो, लेट अस से प्रैक्टिकल एग्जांपल से प्रूव करके देखते हैं। वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वैसे तो हमने निकाल लिया था, बट फिर भी एक बार फिर से निकाल लेते हैं, चलो देख लेते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आपने इस पोजीशन का माइनर निकाला था क्या, M11? क्या निकला था, याद है क्या किसी को? पक्का? चाहे से फिर से निकाल लेना, ऐसे ऐसे डिलीट करके 2/2 का डिटरमिनेंट बन जाएगा, सॉल्व करते हैं। ये आया था, ओके। और फिर M12 भी निकाला था आपने, ओके। एंड देन M13 भी निकाला था आपने, माइनस, ओके। एंड बेस्ड ऑन दिस वी फाउंड द कोफैक्टर्स आल्सो, राइट। तो C11 या A11 लिख देते हैं ताकि हमारी आदत बनी रहे। A11 तो इवन पोजीशन पे तो सेम कोफैक्टर है, एंड ऑड पोजीशन पे उसी माइनर का नेगेटिव है, यानी 6। एंड A13 इज व्हाट, -3। यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है किसी को। और फिर हमने डिटरमिनेंट कैसे निकाला? हमने क्या करा, 1 को उठाया, उसको इससे मल्टीप्लाई किया, -3 से, रेस्पेक्टिव कोफैक्टर से मल्टीप्लाई तो करते हैं। फिर 2 को उठाया, उसको किससे मल्टीप्लाई किया, उसके रेस्पेक्टिव कोफैक्टर से। और फिर 3 को उठाया और फिर किससे मल्टीप्लाई किया, उसके रेस्पेक्टिव कोफैक्टर से। इसको मल्टीप्लाई करके आंसर बता दो बस। जीरो कहाँ आ रहा है, -3 माइनस माइनस जीरो आ रहा है। 6 2 जा 12 एंड -10। अच्छा, इस केस में जीरो आ रहा है, इस केस में जीरो क्यों आ रहा है? चेंज करो थोड़ा सा, नॉन जीरो डिटरमिनेंट लाओ, नहीं तो जो मैं चीज समझाना चाह रहा हूँ ना, वो चीज आपको समझ में नहीं आएगी। थोड़ा सा चेंज कर दो, इनको प्लेसेस चेंज कर दो, ओके लेट्स सी। तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 8, तो सारी चीजें चेंज होंगी। फिर सब चीजें चेंज करके बताओ फटाफट फटाफट, बोलो बोलो। M11 क्या होगा? 8 5 जा 40, 9 6 जा 48। तो 40 - 48 इज -8। M12 दिस एंड दिस गया, 4 एंड 4 8 32, 5 8 जा 40, 9 6 जा 54। 8 5 जा 40, 9 6 जा 54। 40 - 54 इज -14, ओके। और बेस्ड ऑन दिस कोफैक्टर भी क्या आ जाएगा, -14। ये तो साथ साथ ही कर सकते हो, ओके। चलिए आ जाइए, 1 2, ये गया ये गया, 8 4 जा 7 6 जा 32 - 42 -10, और उस हिसाब से इसका कोफैक्टर आ जाएगा +10। ये गया ये गया, 9 4 जा 36, 7 5 जा 36 - 35 1, और ये इस हिसाब से ये भी आ जाएगा 1। अब हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, अब हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो 1 इंटू -14, 2 इंटू 10 एंड 3 इंटू 1, ऐसे ही हुआ। सो इट विल बी -4 + 20 + 3। 14 का है, अच्छा ये 14 था, सॉरी 4 नहीं था, -14। सो यहाँ पर भी -14, -14 20 + 3, तो करो, फिर 4 लिख दिया, -14 20 + 3 23, 23 में से 14 गया तो 23 है ना, 23 में से 14 गया तो 6 और 3 9, 9 इज द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। जैसे आप रो 2 से कर लो, रो 3 यही आएगा। अब जो मैं कहने जा रहा हूं सुनो, मैं एक नया डिटरमिनेंट निकाल रहा हूं, नया डिटरमिनेंट 1 लिख देता हूं उसको मैं ना। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, ये -14 है कोफैक्टर,
ये भी 10 है कोफैक्टर दूसरा, और ये 1 है तीसरा कोफैक्टर। अब कोफैक्टर को मैंने इसी के रेस्पेक्टिव एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया। अब मैं कह रहा हूं रो 1 के अलावा रो 2 या रो 3 के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं, कॉलम नहीं, रो चल रहा है तो रो ही चलेगा, कॉलम चल रहा है तो कोई कॉलम को तो एक बार भूल जाओ। ये कहां फिर कॉलम में हो सकता है, इसको बाद में देखेंगे। रो 1 ली थी ना मैंने माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालने के लिए, तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए रो 1 ना लेके या तो रो 2 ले लो, या रो लेट अस से कि रो 2 ले लेता हूं, लेकिन रेस्पेक्टिव एलिमेंट से करना कि 1 के नीचे 1, 2 के नीचे 2, 3 के नीचे 3। तो इधर मैं लिख देता हूं 4, इधर मैं लिख देता हूं 5, और इधर मैं लिख देता हूं 6। 4 इंटू -14 -56, राइट। 10 5 जा 56, क्या मिला? -56 + 56 0। अच्छा, कोई कैसा रो 3 ले लो, ओके। जब चेक ही कर रहे हैं तो पूरा ढंग से ही चेक कर लो, ताकि जिंदगी में कभी ना भूलें। 7 9 8, ये चेक कर लेते हैं। चलो, कोई कैसा रो 2 में ही होगा, कुछ ना कुछ लफड़ा ले, रो 3 में भी है, देख ले। तो 14 7 84 -84 प्लस 90 प्लस 8, सॉरी 14 7 या 9, आज मुझे भी नींद आ रही है। 14 7 या 98 हो गया ना काम। -98 + 98 इज 0। तो क्या समझे, सारी बात का सार क्या समझे? अगर हम को फैक्टर्स को रेस्पेक्टिव एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको डिटर्मिनेंट मिलता है, और एक्चुअली में डिटर्मिनेंट यही है, ये कोई डिटर्मिनेंट थोड़ी ना। लेकिन अगर अपन ने को फैक्टर्स को उनके रेस्पेक्टिव एलिमेंट से ना मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो के रेस्पेक्टिव एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे यहाँ पे 3/3 की मैट्रिक्स थी तो 3 ही तो रो थी, तो एक रो के हिसाब से तो हमने को फैक्टर्स निकाले, और किसी दूसरी रो यानी रो 2 या रो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑलवेज इक्वल टू ऐसा कोई डिटर्मिनेंट निकाला जाए। हालांकि वो डिटर्मिनेंट नहीं है, अगेन वो डिटर्मिनेंट नहीं है, बट ऐसी कोई वैल्यू निकाली जाए, लेट अस से ऐसी कोई वैल्यू मानी जाए, तो वो वैल्यू की उस वैल्यू की वैल्यू क्या होगी? हमेशा 0 होगी। और ये का यही काम कॉलम में भी चलेगा, सेम टू सेम। मतलब किसी कॉलम के हिसाब से कोफैक्टर्स निकाल दिए, ठीक है, और फिर उसको किसी दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी 0 आएगा। लेकिन रो के हिसाब से कोफैक्टर्स निकाल दिए और कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिए, पता नहीं क्या बनेगा, मुझे भी नहीं पता। मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि यही बनेगा, कुछ भी बनेगा, बट वो कोई चीज है ही नहीं, जबरदस्ती नहीं बनाएंगे। या फिर रो के हिसाब से तो कोफैक्टर्स निकाल दिए, लेकिन दूसरे रो के रेस्पेक्टिव एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं किया, मतलब 7 यहां रख दिया, 9 वहां रख दिया, 8 यहां रख दिया, रेस्पेक्टिव एलिमेंट से मल्टीप्लाई, तो भी पता नहीं क्या चीज बनेगी, वी डू नॉट नो, मतलब कोई फिक्स चीज नहीं बनेगी। ये सारी बातें पता क्लियर हो गई? जो हमने लिखा है वो भी अब नोट समझ में आ गया होगा काफी हद तक। फटाफट से रीड करते हैं। इफ द एलिमेंट्स ऑफ ए रो, और देखो और ए कॉलम तो ब्रैकेट में है, मतलब ये का यही काम आप कॉलम के साथ भी कर सकते हो। इसको हटाओ एक बार, इसको रीड ही मत करो एक बार, विदाउट इसके रीड करो, ठीक है। इफ द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो आर मल्टीप्लाइड बाय द रेस्पेक्टिव कोफैक्टर्स ऑफ अनदर रो, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट thus obtained is always equal to 0। इस तरीके का कोई डिटरमिनेंट बनाया जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या बनेगी? 0 बनेगी। और अब मैं और एक कॉलम को हटा देता हूं, मतलब क्रॉस हटा देता हूं, दैट मींस अब ये रो को हटा के आप इस स्टेटमेंट को कॉलम के हिसाब से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। अब जो भी मैंने एग्जांपल दिया, हो सकता है कि नीचे इसी टाइप में एग्जांपल दे रखा है, देखो। ये तो है मेरा A11 A12 A13 रो 1, और A21 कैपिटल A21 कैपिटल A22 कैपिटल, ये है कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड रो। कोफैक्टर्स तो ले लिए सेकंड रो के, और एलिमेंट्स ले लिए फर्स्ट रो के। सो और फिर इसका सम निकाल के डिटरमिनेंट निकालने की कोशिश करी गई, तो आंसर क्या है? लिख दो। ये भी एक तरीके का एक एग्जांपल है, इसको लिख देते हैं, दैट इज इट इज एन एग्जांपल ओनली। फॉर एग्जांपल लिख दो उसको, दैट इज मत लिखो, फॉर एग्जांपल। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो फटाफट से, एडजॉइंट एंड इनवर्स। एडजॉइंट एंड इनवर्स है क्या, पहले तो वो देखो, इस एक्सरसाइज का पार्ट या अगले एक्सरसाइज का है? फिफ्थ एक्सरसाइज का है या इसी एक्सरसाइज का है? अगली का? तो बस इस एक्सरसाइज में माइनस एंड कोफैक्टर्स ही। ओके, खत्म। अच्छा, क्वेश्चंस भी तो 5 ही। आ जाओ, 4.4 एक्सरसाइज ओरली सॉल्व हो जाएगी, जितनी कर सकते हैं कर लेते हैं। एक्सरसाइज 4.4, एक्सरसाइज 4.4 देखो, क्वेश्चन है
राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। इजी। चलो अब इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे। जैसे पहला डिटर्मिनेंट दे रखा है आपको, फर्स्ट डिटर्मिनेंट क्या दे रखा है, 2 - 4 - 0 3। 2/2 का डिटर्मिनेंट है 2, फर्स्ट क्वेश्चन 2 - 4 0 3। तो पहले आपको माइनर निकालना है, फिर क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। तो क्या निकालेंगे, सबसे पहले माइनर्स निकालते हैं। चलो माइनर्स, तो माइनस निकालने के लिए M11, M12, M21 एंड M, तो M11 निकालने के लिए वो रेस्पेक्टिव रो और कॉलम भूल जाओ, तो जो डिटरमिनेंट बचा, तो 1/1 का डिटरमिनेंट बचा, और 1/1 की डिटरमिनेंट की वैल्यू वही होती है, एलिमेंट ही होती है 3। ओके ठीक है। चलो M12 ये गया, ये गया, क्या बचा 0। फिर 21 में ये गया, क्या बचा -4। फिर M22 में ये गया, क्या बचा 2। M22 मतलब ये एलिमेंट है, ये गया, क्या बचा 2। ठीक है। बेस्ड ऑन दिस वी विल फाइंड द कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स यानी कि कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13, कैपिटल A14। ओके ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनकी पोजीशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, तो बेसिक क्वेश्चन में सब कुछ डालना पड़ता है, जो नहीं चाहते हुए भी डालना पड़ता है। तो क्या फॉर्मूला है, M11 इंटू -1 की पावर 1+1, I प्लस यानी 1+1। इधर बोलो क्या फॉर्मूला बनेगा, M12 इंटू -1 की पावर 1+2, देन M13 इंटू -1 की पावर 1। अभी इस एक्सरसाइज में ही करेंगे इतना लेंदी डिटेल तरीके में। 2+1 13। अच्छा ये 13 तो है ही नहीं, ये तो 2 1 और 2 2 1। ठीक है ना। इसी एक्सरसाइज में थोड़ा सा ऐसे डिटेल में करेंगे, अगली एक्सरसाइज में भी नहीं करेंगे इतना डिटेल में, फिर तो शॉर्ट में चलेंगे। ठीक है। 2+2, 2+ क्या कर रहा हूँ मैं, 2 1 है ना, ये 2 1 एंड 2 2 1 2 2। तो 2+1 एंड इसका फॉर्मूला क्या बन गया, M22 मल्टीप्लाइड बाय -1 की पावर 2+2। चलो सॉल्व करते हैं। M11 आया 3 इंटू -1 की पावर 1+1 यानी 1, 3 1 जा 3। फिर M12 आया था 0 -1 की पावर 1+2 यानी -1, 0 इंटू -1 इज 0। देन M13 आया था -4, हाँ ये पोजीशन करेक्ट इनकरेक्ट है, बाकी तो सब सही है। 2 1, हाँ तो M21 आया था -4, और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 की पावर 2+1 यानी कि -1 ही आएगा, राइट। -1 की पावर 3 यानी +4, और M22 यानी 2 इंटू ये हो जाएगा 1 यानी 2 1 2। इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे हम। चलो नोट डाउन करो फटाफट। दिस इज हाउ वी फाइंड द माइनस एंड कोफैक्टर्स। 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 का 1। क्विकली सेकेंड पार्ट में हमारे पास A C B D, डिटरमिनेंट ऑफ ACBD 2/2 अगेन। हो गया, हो गया। एक एक दिन के टॉपिक है, मैक्सिमम बता रहा हूं तो मैं कर दूं डिलीट। चलो बताओ सेकंड का फटाफट आंसर। ACBD
सेकेंड डिटर्मिनेंट है, मतलब सेकेंड पार्ट है इसका, ए सी बी डी, M11 D, then M12 B, then M21 C, then M22 A. फाइन, क्लियर है? तो आपने क्या नोटिस किया कि माइनर की अगर मैं मैट्रिक्स बना दूं तो इसी का रिवर्स ऑर्डर है, डी बी सी ए। जैसे हम ए सी बी डी आए, डी बी सी ए, मतलब ऐसे आ रहे हैं ना, उस मैट्रिक्स को उल्टा रीड कर ले तो 2/2 की तो माइनस वैसे ही बन सकता है। तो अब आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो ना, कल को जल्दी में हो, एग्जाम में बस 5 ही सेकंड बचे हैं और फटाफट से इसका लिखना है आपको, 1 नंबर का कुछ सवाल है, फटाफट से उल्टा लिख दो, बात खत्म। ओके, इनके इनके रेस्पेक्टिव से तो मल्टीप्लाई करो, तो d इंटू 1 यानी d, और b इंटू -1। आप देखो ही मत, एक बार 1 एक बार -1, एक बार 1 एक बार -1, अल्टरनेटिव तो चलते हैं पोजीशन। तो -b देन c इंटू, अच्छा इसमें अल्टरनेट नहीं चल रही है, 3/3 में चलती है, सॉरी अल्टरनेट 2/2 में अल्टरनेट नहीं चलती है। तो c इंटू -1 माइनस c एंड a इंटू 1 a। ठीक है, हो गया। चलो एक 3/3 का करते हैं, देखें उसमें क्या है, गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और एग्जाम में अगर आएगा तो 3/3 आएगा। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो कर लेना अपने, अब ये वाला करते हैं अपन, है ना। इसको होमवर्क मार्क कर लो, फर्स्ट वाले को, फर्स्ट वाले को होमवर्क मार्क कर लो, अभी सेकंड वाला करते हैं हम लोग। तो 1 0 4 3 5 1 दिख रहा है। सबसे पहले माइनस, साथ के साथ करते जाओ, माइनस, मैं सारे माइनस लिख लेता हूं, 9 एलिमेंट्स होंगे, M11 M12 M13 देन M21 22 M23 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, और 3 और बच गए, M31 M32 एंड M33। ओके, M11 ये गया ये गया। अब डिटरमिनेंट निकालना है आपको, राइट। अब 2/2 का डिटरमिनेंट बचेगा तो मल्टीप्लाई सॉल्यूशन भी करना है, राइट। तो ये गया ये गया, 5 2 10 10 माइनस 1 इंटू -1 यानी -1 तो +1 हो जाएगा, यानी कि 11। कोई दिक्कत? ठीक है, ये गया ये गया, 3 2 6 माइनस और 0 इंटू -1 0, 6 माइनस 0 होगा। ठीक है, ये गया 3 2 6 माइनस 0 इंटू -1 इज 0, तो इट इज 6। ठीक है, तो ये गया थर्ड एलिमेंट के लिए, ये गया 3 1 3 माइनस अगेन 0 यानी कि 3। आ जाओ M21, ये 3 के लिए, ये गया 0 इंटू 2 0 माइनस 1 इंटू 4 यानी कि 4 यानी कि -4। ओके, M22 यानी कि ये वाला एलिमेंट बीच 1 इंटू 2 2 माइनस 0 दैट इज 2, M23 दैट मीन्स ये एलिमेंट, ये गया, तो 1 इंटू 1 1 माइनस 0 दैट इज 1। आ जाओ M31, ये गया 0 इंटू -1 इज 0 एंड 5 4 20, इट इज -20। M32 ये गया 1 इंटू -1 इज -1 माइनस 3 4 12, तो इट इज -13 एंड M33 ये गया 5 1 5 माइनस 0, दिस विल बी 5। तो ये हो गया हमारा माइनर्स का काम। ठीक है, आ जाओ को फैक्टर्स, यहां से स्टार्ट करता हूं, को फैक्टर्स। तो को फैक्टर्स में पहला को फैक्टर A11, फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा, M11 इंटू -1 की पावर 1 प्लस, पहले सबके फॉर्मूले लिख देते हैं, A12 M12 इंटू -1 की पावर 1 प्लस 2, देन A13 इक्वल टू M13 इंटू -1 की पावर 1 प्लस 3। देन नेक्स्ट क्या होगा, A14 21 सॉरी, A21 इक्वल टू M21 इंटू -1 की पावर 2 प्लस 1, देन A22 इक्वल टू M22 इंटू -1 की पावर 2 प्लस 2, देन A23 इक्वल टू M23 इंटू -1 की पावर 2 प्लस 3, देन A31 इक्वल टू M31 इंटू -1 की पावर 3 प्लस 1, देन A32 इक्वल टू M32 इंटू -1 की पावर 3 प्लस 2, लास्ट बट नॉट द लिस्ट A33 इक्वल टू M33 इंटू
-1 की पावर 3 + 3। फॉर्मूला अरेंज कर दिए सबके। ओके चलो खत्म करते हैं फटाफट। M11 क्या था, देखो पहले तो मैं रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स लिख देता हूँ। 11 6 3, फिर आ जाओ -4 2 1, मतलब रिस्पेक्टिव को माइनस लिख देता हूँ। -20 -13 एंड 5। अब पोजीशन 3/3 में तो अल्टरनेट चलती है, मुझे पता है। पहली इवन होगी, फिर ऑड होगी, फिर इवन होगी, फिर ऑड होगी। 3/3 में तो अल्टरनेट चलती है, सोचना ही नहीं है। -1 1 -1 1। ओके 11 -6 3 4 2 -1 -20 +13 एंड +5। ठीक है, क्लियर है, समझ आया? ठीक है ना। चलिए तो इस तरीके से अपन माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो कितने क्वेश्चन हुए अभी, कर दूं उसको, डिलीट कर दूं? आप प्लीज इसका आंसर भी मैच कर लें, जैसे फुर्सत में कर लेना। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी मिले, कोई मिसमैच मिले तो प्लीज लेट मी नो। अब जा रहे हो आप लोग, टाइम हो गया। और बचता क्या क्या, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड रो इवैल्यूएट दिस, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड रो इवैल्यूएट दिस एंड दिस। तो आप एक काम करेंगे, आई एम गोना मेक द वीडियो, है ना। बस यही कोफैक्टर्स एंड माइनस निकाले में, घर जाके शाम को बस एक बार 10-15 मिनट की वीडियो को देख लेना। आप एक्सरसाइज खत्म है, कल से अपन एडिट शुरू करें। यू कैन लीव बट आप वीडियो जरूर देख लेना। ओके अभी तो नेटवर्क सब आ गया ना सबके पास, तो प्लीज लापरवाही मत करना, देख ही लेना, खत्म करना है इसको आज के आज। ओके नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3। यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड रो इवैल्यूएट दिस। देखो आपको डिटरमिनेंट निकालना है, लेकिन डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, एक पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट करना होता है। तो वो पर्टिकुलर रो या कॉलम उसने बता दिया कि आपको यही सेलेक्ट करना है। सेकंड रो के कोफैक्टर्स को यूज करते हुए आपको डिटरमिनेंट निकालना है, तो ये इसमें पाबंदी, तो आपको सेकंड रो से करना है। वैसे तो हम जनरली करते हैं मैक्सिमम जीरोस उठाते हैं या रो 1 उठाते हैं, सबसे पहली चीज तो, है ना। तो हमको इसमें लेकिन वो काम नहीं करना, हमको क्या करना है, सेकंड रो ही उठानी है। ये हमारे ऊपर एक पाबंदी हो गई, तो कोई बात नहीं, पाबंदी हो गई तो क्या कर सकते हैं। ठीक है तो एक बार मैं मैट्रिक ये डिटरमिनेंट लिख लेता हूँ। माय रिक्वायर्ड डिटरमिनेंट इज 5 3 8 2 0 1 1 2 3। तो क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है, मैंने आपको क्या कहा, बेसिक क्वेश्चन में हमको सब कुछ करके दिखाना पड़ेगा, है ना। बेसिक चीजों में हमको सब कुछ करके दिखाना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं पुरानी उसी को एक बार वापस ले आता हूँ। देखो अगर आ जाए तो ताकि थोड़ा सा जल्दी, यस आ गया। तो इसी में चेंजेस कर देते हैं। ओके डिटरमिनेंट इज 5 3 8 2 0 1। हालांकि चेंजेस बहुत सारे करने होंगे, बट ठीक है जितना भी मदद मिलेगी। तो माइनर्स अब आपको क्या निकालना है बेटा, बट एक्चुअली एक्चुअली मुझे ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, छोड़ो हटाओ, क्योंकि मेरे को सबके नहीं निकालने। देखो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 वर डिफरेंट। इसने क्या कहा था, माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स, यानी सारे एलिमेंट्स के निकालने थे। अब मेरे को डिटरमिनेंट निकालना है, तो डिटरमिनेंट में भी नीड टू टेक ओनली 1 रो और 1 कॉलम, तो वो भी उसने क्लियर कर दी सेकंड रो। तो अब मेरे को माइनस एंड कोफैक्टर्स जब सेकंड रो के निकालने हैं, तो फिर मैं सबके क्यों निकालूंगा, है ना। डिटरमिनेंट निकालने के लिए तो पर्टिकुलर रो या कॉलम के ही माइनस एंड कोफैक्टर्स चाहिए, सबके नहीं चाहिए। 2 0 1 1 2 3, वेरी इजी। तो सेकंड रो के अलोंग मुझे इसको यूज करना है, तो सेकंड रो के माइनर्स ऑफ सेकंड रो एंड कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड रो चाहिए आपको बेसिकली। इसको ट्रांसपेरेंट कर देता हूं, ये तो मेरा है क्वेश्चन, ठीक है। नाउ माइनर्स ऑफ सेकंड रो, माइनर्स ऑफ सेकंड रो, ओके। माइनर्स ऑफ सेकंड रो क्या क्या होंगे, सेकंड रो की पोजीशन क्या होती है, 2 1 2 2 2 3। अगर 3/3 है तो M21 M22 एंड M23, बस दैट्स इट। सारे नहीं निकालने, तीन ही निकालने। ओके तो M21 में देखो ये गया ये गया, तो 3 3 जा 9 और 8 2 जा 16, 9 माइनस 16 विच कम्स आउट टू बी -7। ठीक है M22 ये गया, तो 5 3 जा 15 माइनस 8, 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 कम्स आउट टू बी +7। और फिर M23 में ये गया, तो 5 2 जा 10 माइनस 3, 10 माइनस 3
and 10 minus 3 is what? It is 7. तो ये तो हो गया मेरा माइनर्स ऑफ सेकंड रो। अब कोफैक्टर्स भी निकालने पड़ेंगे क्योंकि डिटरमिनेंट के लिए एक्चुअली कोफैक्टर्स की जरूरत है माइनस के बाद, है ना। तो कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड रो सबके नहीं निकालने, कोफैक्टर्स भी ओनली सेकंड रो के ही निकालने। तो कोफैक्टर्स ऑफ द सेकंड रो यानी कि A21, A22 एंड A23। ठीक है, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। फॉर्मूला होता है m मतलब M21 मल्टीप्लाइड बाय इसकी पोजीशन -1 की पावर 2 + 1, फिर m, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है ना इसकी सब कुछ करके बता रहे हैं, फिर बाकी ये एक्सरसाइज क्रॉस हो जाए उसके बाद ये इतना सब कुछ डिटेल में नहीं करके बताएंगे। कोई कहेगा माइनर, तो आप बिना पेन उठाए माइनर बस थोड़ा सा ध्यान के मेंटल कैलकुलेशन करके भी बता दोगे और लिख भी दोगे ना कि हाँ ये M11 ये आ गया, M21 आया। एग्जामिनर इज नॉट इंटरेस्टेड इन चेकिंग कि M21 कैसे आया, A22 कैसे आया, अगली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो फिर वो इंटरेस्टेड है, बिकॉज पहली बार ये सब हुआ है हमारे साथ, तो पूरा घटनाक्रम बताना पड़ेगा ना साहब, ये हुआ फिर ऐसे हुआ 2 + 3। ओके साहब, M21 इज -7 एंड 2 प्लस ये 2 है ना, 2 + 1 इज 3, दैट मीन्स -1। इसकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, साइन चेंज करना पड़ेगा। 7 × ये तो 1 ही हो जाएगा, और फिर वैसे भी 3/1 में तो अल्टरनेट चलता ही है, -1 1 तो अब -1 ही आएगा। 7 × -1, सो इट इज +7, इट इज ऑल्सो +7 एंड इट इज -7। जस्ट इसका उल्टा हो गया, -7 का 7, ये -7 का 7 हुआ, कुछ गलती हो गई है। -7 का साइन बदला, 7 हो गया। अच्छा ठीक है, नहीं गलती नहीं हुई, ठीक है। ऐसा थोड़ा ना कि ये अल्टरनेट चलेंगे, ऐसा थोड़ा कि -7 का 7 होगा, 7 का -1 होगा, 7 का, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अल्टरनेट फॉर्म में साइन बदलना है कि नहीं बदलना है ये डिसीजन होगा। तो -7 का साइन बदलना है, फिर इसका नहीं बदलना है। अल्टरनेट फॉर्म में ये डिसाइड होगा कि साइन बदलना है कि नहीं बदलना। -7 का साइन बदलना है, अब इसका साइन नहीं बदलना है, नहीं बदलना है तो 7 ही आएगा, फिर इसका साइन अगेन बदलना है तो 7 का -7 हो जाएगा। फाइन, करेक्ट है यहां तक। अब इन कोफैक्टर्स को यूज करते हुए नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द वैल्यू। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा, अगर सेकंड रो मतलब एक्सपेंडिंग अलोंग सेकंड रो चल रहा है ये मामला सारा ना, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 2। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा, सेकेंड रो में क्या एलिमेंट्स आते हैं, A21 इंटू उसका रिस्पेक्टिव कोफैक्टर कैपिटल A21 प्लस A22 इंटू उसका रिस्पेक्टिव कोफैक्टर A22 प्लस A23 स्मॉल A23 इंटू कोफैक्टर कैपिटल A23। दिस विल बी इक्वल टू A21। A21 क्या था 2 इंटू कैपिटल A21 क्या आया 7, 2 × 7 प्लस A22 क्या था 0 इंटू रेस्पेक्टिव कोफैक्टर अगेन 7 प्लस A23 क्या था 1 रिस्पेक्टिव कोफैक्टर -7। ओके, 2 7 जा 14, 0 × 7 इज 0 एंड 1 × -1 इज -7, -7 सीधे लिख दो। तो 14 + 0 -7, 14 - 7 इज 7। सो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 7 है और ये हमने सेकंड रो के कोफैक्टर्स को यूज करके निकाली है। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, फोर्थ वन भी सेम टू सेम है। अब थर्ड कॉलम यूज करना है आपको। पहले तो ये डिटरमिनेंट थोड़ा सा चेंजेस है, तो मैं डिटरमिनेंट चेंज कर देता हूँ एक बार, इसी में चेंजेस कर देता हूँ, थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा। एक मिनट में वीडियो पॉज करके सारा सफाया करके आता हूँ, फिर वापस आता हूँ आपको। ओके चलो, ये मैंने अरेंज कर दिया है सारा। अब ये डिटरमिनेंट है हमारे लिए और क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम, तो माइनर्स ऑफ थर्ड कॉलम निकालना पड़ेगा एंड कोफैक्टर्स ऑफ भी थर्ड कॉलम निकालना पड़ेगा। पहले माइनर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो थर्ड कॉलम में ये वाला कॉलम है, दैट मीन्स, है ना। तो इसके पोजीशंस होती हैं 1 3 2 3 3 3, 1 3 2 3 3 3। ओके, 1 3 निकालते, तो ये गया, दैट मीन्स Z बन जा Z, Y बन जा Y, Z माइनस वाई, और आगे सॉल्व होगा भी नहीं, है ना। ठीक है, ओके नेक्स्ट है 2 3, 2 3 में ये वाला एलिमेंट ये गया, तो Z बन जा Z, X बन जा Z - X हो जाएगा आपकी बार, Z - X हो जाएगा। ठीक है, और फिर 3 3 में मतलब ये वाला एलिमेंट ये गया, तो Y बन जा Y, X बन जा Y - X हो जाएगा, Y - X। ठीक है, ये इक्वल टू इतना ही रहेगा। पिछली बार में तो क्या वैल्यू सॉल्व हुई थी, इतना ही रहा। ओके, अब चलते हैं कोफैक्टर्स।
अब चलते हैं हम कोफैक्टर्स के पास। तो कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड कॉलम, ठीक है, तो वही M13 पोजीशन और उस हिसाब से 1+3, फिर सेकंड पोजीशन, सेकंड एलिमेंट की पोजीशन 2 3, इधर भी लगाओ 1 3 2 3, उस हिसाब से 2+3, और लास्ट एलिमेंट 3 3, तो 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो M33 माइनर ऑफ थर्ड रो थर्ड कॉलम प्लस पोजीशन भी 3+3। ओके, सो M13 क्या आया मेरे पास, Z-Y इंटू, इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। फिर M23 क्या आया था, Z-X, इसकी पोजीशन चेंज होगी। वैसे भी क्या होता है कि अल्टरनेट तरीके से चलता है, पोजीशन चेंज करना है या नहीं करना है इसका डिसीजन अल्टरनेट तरीके से चलता है इन 3/3 डिटर्मिनेंट। और Y-X उसकी पोजीशन चेंज नहीं करी, इसकी करी, तो फिर अब इसकी वापस नहीं करेंगे, है ना। ओके फाइन, सो इट इज Z-1 ऑन Y ओनली, और ये -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये X-Z हो जाएगा, और ये नहीं कर रही है चेंज पोजीशन, तो Y-X का Y-X, Z-Y, बस ये Z-X का उल्टा फ्लिप हो गया X-Z, क्योंकि पोजीशन इसकी साइन चेंज करना है अपने को, नेगेटिव करना है, और फिर Y-X इंटू 1 माइनस। तो ये आ गया को फैक्टर्स ऑफ थर्ड कॉलम। अब डिटर्मिनेंट निकालना है आपको थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को यूज करते हुए, तो मैं नीचे निकाल देता हूँ, ऊपर थोड़ी सी स्पेस की कमी है। दैट मीन्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 3, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 3 along C3. So we will get determinant equal to C3 के एलिमेंट्स कौन कौन से थे, 1 3 2 3 2 3 3, तो A स्मॉल a13 इंटू कैपिटल A13 प्लस स्मॉल a23 इंटू कैपिटल A23, मतलब रेस्पेक्टिव कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड स्मॉल a33 इंटू कैपिटल A33। ओके, स्मॉल a13 की वैल्यू क्या है, YZ मल्टीप्लाइड बाय, और कैपिटल A13 की वैल्यू क्या निकली, Z-Y, ये एक चीज हो गई। प्लस सेकंड चीज आ जाओ, स्मॉल a23 की वैल्यू क्या है, ZX मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल A23 की वैल्यू क्या निकली, X-Z, प्लस आ जाओ A33 XY मल्टीप्लाइड बाय, और कैपिटल A33 की वैल्यू क्या निकली, Y-X। ओके, इसको सॉल्व कर दो, तो YZ इंटू Z करना है, तो YZ स्क्वायर, थोड़ा ऐसी फीलिंग आ रही है सब कुछ कट के 0 बनेगा, देखते हैं, YZ स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर Z प्लस ZX इंटू X इज X स्क्वायर Z। हमेशा पहले इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करके लिखो, पहले X वाली चीज लिखो फिर Z, उससे क्या होगा, टर्म्स कटने में आसानी होगी, ठीक है। ZX इंटू माइनस Z इज माइनस XZ स्क्वायर माइनस XZ स्क्वायर, या तो सब कुछ कटेगा या कुछ ही नहीं कटेगा, देख लेते हैं चलो। XY इंटू वाई इज XY स्क्वायर माइनस XY इंटू X इज माइनस X स्क्वायर, ठीक है, कुछ भी नहीं घटा भैया, YZ स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर Z, X स्क्वायर Z X स्क्वायर, लेकिन कॉमन जरूर आ सकता है, तो उसके बाद इस जगह पे करते हैं आगे का सॉल्यूशन, देखते हैं क्या क्या कॉलम आ सकता है। ठीक है, अब ये चीज आई, इसके बाद इक्वल टू इधर आ जाओ, देखो हमारे पास दो टर्म्स ऐसे हैं जिसमें एक्स स्क्वायर है, ठीक है, दो टर्म्स ऐसे हैं जिसमें वाई स्क्वायर है, दो टर्म्स ऐसे हैं, एक बार उनको कॉमन लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स कौन कौन सी चेक करो, ये वाली और ये वाली, तो अगर इसमें से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं तो क्या बचता है, इनमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं तो क्या बचता है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय Z-Y, ठीक है। दो टर्म्स वाई स्क्वायर वाली भी हैं, कहाँ है, ये वाई स्क्वायर मिल गया, ये वाई स्क्वायर, तो ये वाली टर्म और ये वाली, तो वाई स्क्वायर अगर कॉमन ले लूं प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या बचता है, एक्स माइनस जेड, बट उससे कुछ मिल नहीं रहा, देखो मतलब इससे ज्यादा सॉल्व नहीं होगा, चलो एक बार लिख देता हूँ, टू किया है तो जेड स्क्वायर आखिर की दो टर्म्स बची रही हैं, तो जेड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय और वाई माइनस एक्स, तो वैसे तो ये डिटरमिनेंट का आंसर करेक्ट हो सकता है, बट द पॉइंट आई वांट टू से दैट कि ये इसकी पूरी प्योर फैक्टराइज्ड फॉर्म नहीं है, मैं चाह रहा हूं अभी ये शायद और प्योर फैक्टराइज्ड फॉर्म में चेंज हो सकता है। चलो दिस इज द वन वे, मैंने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमन लिया तो ये हुआ ना,
अब मैं एक बार कुछ और इसको लिखे हुए रहने देते हैं। ओके, केवल एक्स वाई जेड कॉमन लें, केवल एक्स वाई जेड। तो देखो एक्स किस में, सिंपली एक्स, लीनियर टर्म में एक्स, तो देखो एक्स इसमें है, सिंगल एक्स पावर वन के साथ, और इसमें है, उससे लग रहा है कि कुछ होगा। ओके, एक्स अगर कॉमन लिया तो क्या बचा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये दूसरा तरीका है ना। प्लस वाई अगर कॉमन लिया तो वाई वाली टर्म ये रही और ये रही, फर्स्ट एंड लास्ट। तो वाई अगर कॉमन लिया तो बचता है जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर जेड कॉमन लिया तो लास्ट की दो, बीच की दो टर्म्स बच रही हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बट सॉल्व तो ये भी इसके बाद नहीं हो सकता, सॉल्व तो ये भी इसके बाद तो नहीं हो सकता। ऊपर वाला लिख दें तो भी ठीक है, नीचे वाला लिख दें तो भी ठीक है। अच्छा, तीन तीन टर्म्स में से कुछ कॉमन लें तो देखो चेक करो, प्योर फैक्टराइज्ड फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम, है ना। ये प्योर फैक्टराइज्ड फॉर्म नहीं है, अभी भी थोड़ी सी एक्सपेंडेड फॉर्म ही है। तीन तीन टर्म्स में से क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स जेड इसमें से लिया था, वाई जेड इसमें से लिया था। वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड इधर नहीं है। ओके, लेट मी थिंक। देखो बेटा, ना तो हम ये वाला तरीका यूज करने वाले हैं ना ही, वैसे तो देखो डिटरमिनेंट का आंसर तो आ चुका है, बट हमेशा क्या होता है कि हमको फुली सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखने का एक तरीके से इनडायरेक्ट ऑर्डर होता है कि भैया जितनी चीज सॉल्व हो सके पूरा लिखना है आपको, है ना। तो यहाँ पे इस ये चीज और फैक्टराइज हो सकती है, ऐसे हिंट आ रही है ना, तो उसको और फैक्टराइज करने की कोशिश हमने करी, तो हमने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमन लिया तो भी हमको कुछ ऐसी सेम चीजें नहीं मिली। देखो हमारा टारगेट क्या होता है कि इधर 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 सेम चीजें मिले तो वापस ये कॉमन ले लें, या फिर जैसे इधर 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 सेम चीजें मिले तो वापस ये कॉमन ले लें। ऊपर वाले तरीके से भी नहीं मिली, नीचे वाले तरीके तो थोड़ा सा और ट्राई करना पड़ेगा। और देखा जाए तो बेटा डिटर्मिनेंट वाला पोर्शन तो हम कर चुके हैं, अब ये तो है हमारा अलजेब्रा वाला पोर्शन, एंड इट इज बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज ऑफ अवर क्लास 10th में। वहां पे पॉलिनोमियल्स एंड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स ये सब सॉल्व करते थे हम, याद करो, तो वहां से हमको वो नॉलेज हम कितने पक्के हैं उस वो डिपेंड करेगा कि हम यहाँ पे कितना सॉल्व कर पा रहे हैं। बाकी जितना काम डिटर्मिनेंट माइनर्स कोफैक्टर इस चैप्टर से रिलेटेड काम तो यहाँ तक हो गया है, अब आगे तो आपकी मैथमेटिकल प्रीवियस नॉलेज कितनी अच्छी है, कैसे आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो। ये 6 टर्म्स का एक पॉलिनोमियल एक तरीके से, इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है, फुली फैक्टराइज करना है, मतलब कहीं पर भी प्लस नहीं आना चाहिए, वो मल्टीप्लाई समथिंग मल्टीप्लाई समथिंग मल्टीप्लाई समथिंग मल्टीप्लाई इस तरीके से कुछ बनना चाहिए। तो देखो यहां तक आप इसको करने का दूसरा तरीका देखो। देखो हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि यहाँ पे यहां पे, देन यहां पे, एंड देन यहां पे सेम चीज आनी चाहिए, सेम चीज आनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव आ जाएगा तो चलेगा, जैसे यहाँ पे जेड माइनस वाई है तो यहाँ पे भी जेड माइनस वाई आना चाहिए, या फिर ज्यादा से ज्यादा वाई माइनस जेड होगा तो चलेगा। और यहाँ पे भी जेड माइनस वाई है तो वाई माइनस जेड होगा, तो क्योंकि नेगेटिव में ज्यादा फर्क हमको पड़ेगा नहीं। ठीक है, कुल मिला के तीनों में सेम चीज चाहिए तभी तो वो कॉमन आएगी। तो अब सेम चीज करने के लिए देखो आपने स्टार्ट किसी से भी कर लो, जैसे आपने इससे स्टार्ट कर लिया, इससे स्टार्ट कर लिया, तो अब बाकी के ये दो आप ऐसे कॉमन ऐसे टर्म्स छांटो जिसमें से ये z माइनस वाई कॉमन निकल के आए। ठीक है, तो लेट अस से, डिलीट कर दूं मैं ये एक्स्ट्रा चीजें। लेट अस सपोज कि यहां तक तो हो गया हमारा काम, है ना। और ऐसा करने के लिए मैंने टर्म्स कौन कौन से सेलेक्ट किए वो भी मैं राउंड कर देता हूं ताकि पता रहे। एक्स स्क्वायर जेड सेलेक्ट हो गया, एक्स स्क्वायर जेड सेलेक्ट हो चुका है, एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई भी सेलेक्ट हो चुका है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब इन चार टर्म्स में से ऐसे टर्म्स छांटो कि आपको z माइनस वाई या y माइनस जेड ही कॉमन आए। शुरू के दो जो आपकी मर्जी है छांट लो, फिर से सुनो, शुरू के दो जैसी आपकी मर्जी है वैसे छांट लो, जैसे मेरी मर्जी है मेरे को लगा यार एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है। अब आखिरी के दो इसके हिसाब से चलेंगे, अपनी मर्जी से नहीं चलेंगे, पहली अपनी मर्जी से चलेगी। ठीक है, तो z माइनस वाई या y माइनस जेड कॉमन चाहिए, कुल मिला के आपका टारगेट ये y और z अंदर बचने चाहिए, y और z अंदर बचने चाहिए, ऐसे टर्म्स छांटो। तो लेट अस से अगर मैं इन दोनों को छांटू, देखो इन दोनों, दिस वन एंड दिस वन,
तो इसमें से x कॉमन लेने के बाद y स्क्वायर और z स्क्वायर बचता है, y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर में से y माइनस z या z माइनस y निकल के आएगा। ओके, तो मैंने लेटस से x ले लिया कॉमन, इन दोनों में से x ले लिया कॉमन, तो क्या बचा y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को मैंने नेक्स्ट ही स्टेप में लेटस से वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड करके लिख दिया, वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड करके लिख दिया। और क्योंकि जेड माइनस वाई चाहिए था आपको, चलो वो देखेंगे फिर अपने नेगेटिव पॉजिटिव। अब आखिरी के दो बचे, इसी में से आपको कॉमन निकालना पड़ेगा, तो वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड में से जितना जो भी कॉमन आ रहा है ले लो, वही उल्टा उतना का उतना ही आ रहा है, देखो जहां से आई थी चीज है ना, प्लस वाई जेड कॉमन आ रहा है, प्लस यहाँ लिख देता हूँ प्लस वाई जेड कॉमन आ रहा है, वाई जेड कॉमन आ रहा है तो वही जेड माइनस वाई बचेगा जो अंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखो आप इन तीनों में से जेड माइनस वाई कॉमन लिया जा सकता है, इसमें से भी, इसमें से भी और इसमें से भी। ये हमारा टारगेट था कि कुछ भी ऐसा कॉमन लो कि अंदर की चीजें सेम बचे, तभी तो आप उसको फुली फैक्टराइज कर पाओगे, राइट। ठीक है ना, सर्कल्स को हटा देते हैं। चलो, तो जेड माइनस वाई लेटेस्ट से मैंने कॉमन ले लिया, जेड माइनस वाई कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, एक बड़ा ब्रैकेट लगा दो, यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर। अभी एक स्टेप में और इसको फैक्टराइज करना है ना, एक्स स्क्वायर, देखो यहां से z माइनस वाई कॉमन लिया तो y माइनस जेड में से z माइनस वाई कॉमन निकाला जा सकता है अगर इसको -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका नेगेटिव मतलब इस y माइनस जेड में से x z माइनस वाई कॉमन लेंगे तो इसका -1 बचेगा, तो -1 इंटू एक्स इज माइनस एक्स, और माइनस एक्स को उससे मल्टीप्लाई करके लिख लो, तो माइनस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स वाई, देन माइनस एक्स इंटू जेड इज माइनस एक्स जेड, फाइन। और उसके बाद आ जाइए, इसमें से भी z माइनस वाई ले लिया था तो प्लस वाई जेड और बच गया, होपफुली यहां तक क्लियर होगा। चलते हैं आगे, अब z माइनस वाई, ये बड़ा ब्रैकेट वापस से खोल दो, इन दोनों में से देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई में से x कॉमन आया तो क्या बचा x माइनस, मतलब इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेना है अपने को, है ना। ठीक है, कलर चेंज कर दूं क्या, तो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इन दोनों में से एंड इन दोनों में से फिर से कॉमन लेना, तो इसमें से तो कॉमन ले लिया x, तो क्या बचा x माइनस वाई, और माइनस एक्स जेड और प्लस वाई जेड में से मैंने वापस, अब देखो x माइनस वाई कॉमन बचाना है आपको ना, तो x माइनस वाई कॉमन बचाना है तो आप माइनस जेड ले लो, माइनस जेड, अगर माइनस जेड कॉमन लोगे तो माइनस जेड कॉमन लोगे तो x, यस x, और माइनस जेड यहाँ से कॉमन लोगे तो x माइनस वाई, अगेन यहाँ से x माइनस वाई बच गया। सो फाइनली फाइनली मेरे पास है, देखो z माइनस वाई तो बाहर बैठा ही है, ओके, मल्टीप्लाइड बाय, देखो x माइनस वाई अगेन कॉमन, सो x माइनस वाई, और क्या बच गया x माइनस वाई। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फुल्ली फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जो 6 टर्म्स का पॉलिनोमियल है, जैसे अब इन तीन पॉलिनोमियल्स को अगेन मल्टीप्लाई करो, z माइनस वाई, तीन फैक्टर्स हैं एक्चुअली, z माइनस वाई, x माइनस वाई, इन तीनों को वापस फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करो तो जो फुली एक्सपेंडेड फॉर्म मिलेगी वही मिलेगी जो नीचे रखी हुई है, और इसकी फुली फैक्टराइज्ड फॉर्म ये है, तो हमको आंसर फुली फैक्टराइज्ड फॉर्म में देना होगा, ये हमारी मजबूरी होगी, तभी फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना, बाकी काफी आसान सा मतलब जो एल्गोरिथम है वो भी काफी आसान है, आपको सेम सेम चीजें बचा के चलना है, इस हिसाब से आपको कॉमन टर्म्स छांटनी है, दैट इज इट, बस 100 बात की एक बात। ओके, सो दिस इज इट, दिस वाज अ नाइस क्वेश्चन। अच्छा, नाइस क्वेश्चन केवल इस लिहाज से है कि इसमें फैक्टराइजेशन करना पड़ रहा है, तो क्लास 10th की नॉलेज के हिसाब से ये नाइस क्वेश्चन है, बाकी को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम से इवैल्यूएट करो, ये कोई नाइस क्वेश्चन नहीं है, टुच्चा सा क्वेश्चन है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इफ डेल्टा इज इक्वल टू दिस ए आई जे इज द कोफैक्टर, ये कह रहा है कि ए आई जे नाम का जो एलिमेंट होता है उसके कोफैक्टर को अगर कैपिटल ए आई जे से डिनोट किया जाए, वैसे भी हम इसी से डिनोट करते हैं बट ये एक बार और क्लेरिफाई कर रहा है, अगर ऐसा किया जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, किसी भी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम के एलिमेंट्स को उसी कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम होगी। तो बस आपको चार ऑप्शन में ये चेक करना है कि देखो हर जगह क्या दिए हुए हैं, एलिमेंट्स दिए हुए हैं और मल्टीप्लाई कैसे किया हुआ है, कोफैक्टर सब में ऐसे किया हुआ है, बस आपको ये चेक करना है कि सेम रो और सेम रो के ही एलिमेंट्स होने चाहिए और उसी के कोफैक्टर्स होने चाहिए, अगर दूसरे के हुए तो फिर क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, या कुछ और हुआ तो फिर तो पता नहीं वैल्यू क्या ही हो सकती है। डिटरमिनेंट की करेक्ट वैल्यू कहां से मिलेगी, आपने कोई भी रोज चुन लो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन फिर कोफैक्टर्स भी उसी की। तो लेट अस से देखो फर्स्ट ऑप्शन में उसने A11, A12, A13, दैट मींस फर्स्ट रो चुनी है, तो कोफैक्टर्स उसके हैं क्या, नहीं है। देखो फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स बनेंगे, ए कैपिटल A11 बनेगा, यहाँ 31 लगा दिया तो ये गलत हो गया। आ जाओ सेकंड में, A11, A12, A13, यस फर्स्ट रो सेलेक्ट कर ली, तो कैपिटल A11 यस,
कैपिटल ए 2 1 लिख दिया, जबकि कैपिटल ए 1 2 होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। इधर आ जाओ, बिल्कुल बारीकी से चेक करना है क्योंकि ये सारे दिखने में एक जैसे लगते हैं और सारे सही लगते हैं, ठीक है ना। तो 2 1 2 2 2 3 यानी कि सेकंड रो सेलेक्ट कर ली, कोई बात नहीं, रो तो एंड कॉलम तो कोई से भी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अब कोफैक्टर्स भी उसके होने चाहिए। देखो कैपिटल ए 1 1 कोफैक्टर्स ऊपर के ले लिए इसने, कैपिटल ए 2 2 कैपिटल ए 1 2 कैपिटल, तो इसकी वैल्यू तो अगर आप निकालने जाओ ना इस चीज की वैल्यू, तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं आएगी, ये इसकी वैल्यू 0 आएगी, अनदर रो या कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया उसने। ओके, तो फोर्थ वन ही होना चाहिए, चेक कर लो। फर्स्ट रो A11 A21 A31, तो को फैक्टर्स भी उसी के, ये चेक करो, कैपिटल A11 कैपिटल A22 एंड कैपिटल A31, उसी के ही को फैक्टर्स होने चाहिए एलिमेंट्स इसके हैं। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो वेरी इजी टॉपिक, डिटरमिनेंट एक्सरसाइज 1 जिसने अच्छे से पढ़ी है तो उसको ये टॉपिक समझ में तो शायद ही मुश्किल हो। कुछ पर्दे लगे हुए थे, बस वो हटा दिए कि अच्छा ये जो हम कर रहे थे इसको एक नाम दे दिया, उसको नाम दे दिया माइनर, इसको नाम दे दिया को फैक्टर, बस एक सिस्टम सेट कर लिए। एक बार भी अगर प्रैक्टिस कर लोगे सारे के सारे क्वेश्चंस के अपने आप से, वीडियो देखकर अपने आप से सारे के सारे क्वेश्चंस की एक बार भी प्रैक्टिस कर लेते हैं बेटा, तो शायद ही इस एक्सरसाइज में कोई दिक्कत आएगी। ठीक है, सो दैट इज इट। कल से अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इस टॉपिक पर डिपेंड करता है, व्हाट आर माइनस एंड कोफैक्टर्स। माइनस कोफैक्टर्स जहां खत्म किया उसी के अगला टॉपिक है एडजॉइंट, और एडजॉइंट का अगला टॉपिक है इनवर्स। भाई इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट निकालने के लिए माइनस एंड कोफैक्टर्स चाहिए, राइट। तो जहां खत्म किया इसको अच्छे से रिवाइज करो, तो कल हम एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।